जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने हिंदी साहित्य का ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, हिंदी साहित्य के ऐप को डाउनलोड जरूर करना है। ठीक है। और दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, इसको डाउनलोड कर सकते हो। सेल्फ स्टडी क्लासेस और हिंदी साहित्य ऐप पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स मात्र 1200 में उपलब्ध है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप पीडीएफ नोट्स परचेस कर सकते हैं। हिंदी साहित्य छायावाद के नोट्स, हिंदी साहित्य के 2000 एमसीक्यू के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र की प्रैक्टिस सेट, दोस्तों इसमें भाग ले सकते हैं। एमपीएसआई के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई हिंदी साहित्य के एडेड जूनियर के लिए, और हिंदी साहित्य की डेली टेस्ट सीरीज, ये डेली टेस्ट सीरीज चलती है दोस्तों हिंदी साहित्य की, जिसमें आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करें यहाँ पर तो हिंदी साहित्य के निचोड़ नोट्स आप मात्र 599 में परचेस कर सकते हैं। निचोड़ यूजीसी नेट के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है हिंदी साहित्य की। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आप लगा सकते हैं। साथ ही पंजाब मास्टर कैडर का दोस्तों मॉडल पेपर लॉन्च किया गया, जिसमें आपको 30 मॉडल पेपर यानी कि 4500 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और दोस्तों हिंदी व्याकरण का पूरा कोर्स है 799 में। पर्यावरण की टेस्ट सीरीज भी है। तो जिनको भी जिस कोर्स में एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। आज अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। सो आज का अपना पहला प्रश्न यहाँ पर है, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए सभी साथी, और सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे ये आपको बताना है। राजनीतिक महाकाव्य है, सांस्कृतिक महाकाव्य है, श्रृंगार गाथा है, या फिर वीर गाथात्मक महाकाव्य के रूप में रखेंगे। इसे किस प्रकार रखेंगे सभी लोग बताएं। और सीधा आंसर इसमें जा रहा है कि सर पृथ्वीराज रासो को जो है हम वीर गाथा परक काव्य में रखेंगे। यानी कि दोस्तों आपका जो डी नंबर है ये डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताना है दोस्तों आपको। बताइए मैथिली हिंदी में रचित कौन सी रचना है। वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, प्राकृत पेंगलम, पदावली। बताइए फटाक से आपको यहां पर बताना है। मैथिली हिंदी में रचित रचना का नाम बताइए, रचना बताना है आपको। बताइए वर्ण रत्नाकर है, राउलवेल, प्राकृत पेंगलम या फिर पदावली, कौन सी रचना है मैथिली हिंदी में, मैथिली भाषा में रचित रचनाओं के नाम बताना है। और आपको पता है वर्ण रत्नाकर भी है ज्योतिषो ठाकुर की, और पदावली भी है दोस्तों। ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर डी नंबर सही हो जाएगा, ए एवं डी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखो, आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए। आदिकाल, जिसको कि आदिकाल नाम दिया था किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इनका जन्म हुआ था 1907 में। इनके 3 ऐतिहासिक ग्रंथ आपको पता होनी चाहिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनका जन्म 1907 में हुआ था। ये ललित निबंधकार माने जाते हैं दोस्तों द्विवेदी जी। और यहाँ पर आदिकाल में चरित्र काव्य जो लिखे गए सर्वाधिक, वो लिखे गए कौन से साहित्य में, जैन साहित्य में। यानी कि आपका उत्तर 1 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि विद्यापति जी की पदावली है। ठीक है। अब विद्यापति की जो पदावली रचना है ये मैथिली भाषा में रची गई, अपन ने ऊपर देखा था। ठीक है। अब विद्यापति से और क्वेश्चन, जब तक आप आंसर बताएं तब तक मैं और भी बता दे रहा हूं आपको कि कुल मिला के इन्होंने 16 ग्रंथ लिखे दोस्तों। कितने ग्रंथ लिखे, 16। इन्होंने 2 अभट्ट में लिखे दोस्तों, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि एक इन्होंने जो पदावली है ये मैथिली में इसकी रचना की, है ना। तो विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है ये आपसे पूछा गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर
बी सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अवधूत मत किसका पर्यायवाची है दोस्तों? अवधूत मत, अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? ये आपको कभी कभी पूछा जाता है। अवधूत मत किसे कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी अगर आपको पता है कि उसको अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत कहा किसने है, ये भी आप बता सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिद्ध संप्रदाय की अगर बात करें तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई। नाथ की अगर बात करें तो नाथों की संख्या 9 मानी गई, है ना। सूफी संप्रदाय की अगर बात करें दोस्तों, तो सूफी काव्यधारा आपने पढ़ा होगा। सूफी काव्यधारा की जो रचनाएं थी प्रायः अवधी भाषा में रची गई। एक ये फैक्ट भी आपको याद करना, ठीक है। उसके बाद बात करें अवधूत मत की, तो ये किसका पर्याय है? ये है नाथ संप्रदाय का। नाथों की संख्या 9। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। आदिकाल में चरित्र काव्य किस छंद में लिखे गए? चरित्र काव्य, चरित्र काव्य लिखे गए पता है जैन साहित्य में, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जो चरित्र काव्य है वो किस छंद में लिखे गए। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन, दोहा चौपाई में, कवित्त छंद में, पद में, पद्धरी छंद में। बताइए। प्रश्न क्रमांक 6 है दोस्तों, आपको पद्धरी छंद आपने पढ़ा होगा। ये अपभ्रंश का बहुत ही प्रसिद्ध छंद माना जाता है, पद्धरी छंद, है ना। तो आपको यहाँ हालांकि ये इस चरित्र काव्य बताना है, तो चरित्र काव्य दोहा चौपाई में लिखे गए, यानी कि आपका उत्तर क्या चला जाएगा? 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन एक बार शेयर जरूर कर देना सभी साथी। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर अंकित है? शिलाओं पर अंकित है कौन सा ग्रंथ है? दोस्तों इस राउल बेल से संबंधित बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं। प्रबंध चिंतामणि, ये प्रबंध चिंतामणि कई बार रचना पूछी गई। जब तक आप सभी उत्तर जरूर बताएंगे। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार माने जाते हैं दोस्तों मेरु तुंग। कौन माने जाते हैं? मेरु तुंग माने जाते हैं। अब मेरु तुंग की अगर बात करें तो ये प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है, ऐसा कई बार पूछा गया। ठीक है, आपको याद रख लेना। उसके बाद आपसे पूछा गया कि शिलाओं पर अंकित जो रचना है, शिलांकित जो रचना है, शिलांकित कृति है, वो कौन सी है? राउल बेल है, राउल बेल। आपको पता होगा दोस्तों कि राउल बेल से नक्सिक परंपरा का दोस्तों परंपरा की शुरुआत होती है, नक्सिक वर्णन की शुरुआत होती है। कहां से? राउल बेल से। और आपको पता होगा कि इससे राउल बेल में दोस्तों 7 नायिकाओं की नक्सिक वर्णन किया गया। नक्सिक जो है वर्णन इसमें किया गया 7 नायिकाओं का। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि किस ग्रंथ में 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन किया गया। तो आपको याद रख लेना इस राउल बेल में। और राउल बेल शिलांकित कृति है। मालवा, मालवा जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में है, मालवा की एक शिला पर अंकित एक कृति है। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो रोड़ा कवि माने जाते हैं। ये चीज भी आपको याद रख लेना। बिल्कुल, कलचुरी वंश, राजवंश की 7 नायिकाओं से संबंधित माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपको बताना है तो जल्दी से बताएंगे। रसायन से मानते हैं, रासक से मानते हैं, रास या फिर रसिक से मानते हैं? प्रश्न क्रमांक 8 में आपको चयन करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति आपको बताना है किससे मानते? सभी लोग लाइक जरूर कर देना। और जिन भी साथियों को, ठीक है, जिन भी साथियों को कोर्सों में एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड कर लें। और यहां पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 8 में आपका उत्तर चला जाएगा विकल्प नंबर 2, रासक से मानते हैं, रासक। बहुत बढ़िया, मैंने कई बार आपको याद करवाया है पेड क्लास में। रासक से मानते हैं, बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर। श्रापकाचार का रचना काल क्या है? दोस्तों बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, अपन ने पढ़ा है कई बार कि सर हिंदी की प्रथम रचना की अगर बात करोगे तो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रापकाचार। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्रापकाचार। अब श्रापकाचार का रचना काल आपसे पूछा है, जिसके रचनाकार कौन है, श्रापकाचार के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है देवसेन। कौन है? देवसेन। ठीक है, इनको याद रख लेना है। और श्रापकाचार का रचना काल पूछा गया तो आपका उत्तर आया बहुत बढ़िया 933 ईस्वी।
ठीक है, बहुत बढ़िया, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। चार्ल्स इलियट ने किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया दोस्तों? चार्ल्स इलियट ने किस ग्रंथ का प्रकाशन किया? परमाल रासो का, आलाखंड का, पृथ्वीराज रासो का, या फिर बीसल देव रासो का? चार्ल्स इलियट जो कि फर्रुखाबाद के कलेक्टर के रूप में आए थे दोस्तों, और उन्होंने इस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था। वो ग्रंथ कौन सा है वो आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 में चयन करना है। जल्दी से एक बार लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दो। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पता है आलाखंड। आलाखंड नाम से करवाया था दोस्तों इन्होंने, परमाल रासो नाम से नहीं करवाया, इन्होंने आलाखंड नाम से करवाया था। ठीक है, किसने? चार्ल्स इलियट ने। आलाखंड का दूसरा नाम जो है वो क्या है? परमाल रासो। ठीक है, लेकिन इन्होंने आलाखंड नाम से करवाया था, तो आपको आलाखंड ही लगाना है, यानी कि बी नंबर आपको लगाना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? पृथ्वीराज रासो दोस्तों, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, आपको पता होगा। कुछ विद्वान इसे अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, है ना। और इसकी जो ऐतिहासिकता है दोस्तों, ऐतिहासिकता ये अप्रमाणिक मानी जाती है। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर आपको बताना है। तो आंसर है कि सर पृथ्वीराज रासो के विषय में जो धारणा उपयुक्त है कि ये जो ग्रंथ है वो अर्ध प्रमाणिक है। कैसा ग्रंथ है? अर्ध प्रमाणिक है, यानी कि आपका जो 3 नंबर है वो सी नंबर है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस हिंदी साहित्य के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और हिंदी साहित्य का रेगुलर अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासो में, परमाल रासो में, बीसल देव रासो में, या फिर हमीर रासो में? श्रृंगार रस की प्रधानता किस रासो ग्रंथ में? आपको पता होगा दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल नाम दिया था। वीर गाथा कहा था इन्होंने दोस्तों। वीर गाथा काल जो नाम दिया था इन्होंने 12 प्रमाणिक रचनाओं के आधार पर नाम दिया था। ठीक है, और 12 प्रमाणिक रचनाओं में बीसल देव रासो को भी रखा गया, लेकिन बीसल देव रासो के दोस्तों उसमें इनकी आलोचना हुई कि बीसल देव रासो ये श्रृंगार परक रचना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर है ए सी नंबर। इसके रचनाकार है नरपति नाल। दोस्तों आपको पता होगा कि जो बीसल देव रासो है ये अजमेर के शासक से संबंधित है। अजमेर के शासक से संबंधित ये रचना मानी जाती है बीसल देव रासो, और कई बार ये रचना पूछी गई कि इसके रचनाकार कौन है ना। इसको याद कर लेना। रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो एक बार जल्दी से बता दो और जल्दी से एक बार लाइक जरूर कर दो साथियों, अपने मित्रों तक लाइक जरूर करना है। और रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताना है आपको कितनी मात्राएं होती रासक छंद में। रासक छंद में बताना है। बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर 29 मात्राएं होती हैं। वेरी गुड आंसर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया? सबसे बड़ी बात तो यह है कि विजयपाल रासो के रचनाकार भी आपको बताना है कि विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है, और साथ ही बताना है कि विजयपाल रासो की जो रचना हुई वो किसमें हुई? डिंगल और पिंगल, ये दो शैलियां मिलती हैं दोस्तों आदिकाल में। आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि सर अपभ्रंश और ब्रज मिलकर के बनती है पिंगल, और अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिलकर के बनती है दोस्तों डिंगल, है ना। ये भी कई बार पूछा जाता है कि डिंगल किस किस के मिश्रित किस कैसे मतलब ये बनती है। तो अपभ्रंश और राजस्थानी हो गई डिंगल, अपभ्रंश और ब्रज मिलके बनी पिंगल। ठीक है, तो विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया अपभ्रंश भाषा में, यानी कि आपका उत्तर तो यहाँ पर 3 नंबर बिल्कुल सही है। लेकिन आपको इसके रचनाकार जरूर बताना है। तो देखते हैं कौन बता रहा है। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो बहुत बढ़िया। नल्ल सिंह बताया है कि सर इसकी रचनाकार नल्ल सिंह है। अपन ने गदर फिल्म देखी है ना, क्या देखी? गदर फिल्म, नल उखाड़ दिया बोले। ठीक है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताएं जिसकी रचना
जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया भी है और आपको बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है। खुमाण रासो दलपति विजय की है। यहां पर तो आपका उत्तर हो जाएगा नरपति नाल। ठीक है, नरपति नाल हो जाएगा, यानी कि आपका यहां पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। संदेश रासक एक किसकी रचना है? दोस्तों आपके लिए बहुत बढ़िया यहां पर क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो हम इसको जानेंगे कि जो संदेश रासक की रचना है, ये रचना दोस्तों आपको पता है कि ये भी अबहट्ट की रचना मानी जाती है, संदेश रासक, है ना। और संदेश रासक की अगर बात करें तो ये जो है खंड काव्य है। ये क्या है? खंड काव्य संदेश रासक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है कि इसको दोस्तों मेघदूत, आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। किस रचना को? संदेश रासक को। आपको केवल रचनाकार बताना है, मैं आपके लिए 4-5 फैक्ट और बता रहा हूं। संदेश रासक की अगर बात करें दोस्तों, तो संदेश रासक को हिंदी की प्रथम रचना मानी है। किसने मानी हिंदी की प्रथम रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्रथम रचना माना संदेश रासक को, और अब्दुल रहमान को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना। तो यहाँ पर अपने 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाते। सबसे पहले तो यही होता है कि संदेश रासक के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान। संदेश रासक की भाषा क्या है? अबहट्ट है। संदेश रासक दोस्तों ये खंड काव्य है। आदिकाल का इसे मेघदूत कहा जाता है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी की प्रथम रचना माना है। ये भी अपन को याद कर लेना। ठीक है। राउल बेल एक किसकी रचना है दोस्तों? राउल बेल जो कि शिलांकित कृति है। कौन सी कृति है? शिलांकित कृति है। ठीक है। अब राउल बेल किसकी रचना, ये आपको बताना है। रोड़ा कवि की है, विद्याधर की, अब्दुल अब्दुल रहमान की है, या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर की। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। राउल बेल, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया कि सर ये शिलांकित करती कृति है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य भी है दोस्तों, ये राउल बेल चंपू काव्य है, ये भी याद रख लेना है। ठीक है। और यहाँ पर राउल बेल किसकी रचना है ये आपको बताना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये रोड़ा कवि की रचना है। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है, रोड़ा कवि की। ठीक है। राउल बेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की है। उसके बाद राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, है ना, और राहुल सांकृत्यायन, या फिर बच्चन सेन ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजा मुंज को दोस्तों किसने माना है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 18 में। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? पुरानी हिंदी का प्रथम कवि। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा गुलेरी जी। पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है इन्होंने राजा मंजू को। बहुत बढ़िया आंसर आ गया ये नंबर। उसके बाद देसिल बैना सब जन मिठा, ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 19 में आपको चयन करना है। सभी साथी एक बार लाइक जरूर कर दें और उत्तर आपको बताना है। देसिल बैना सब जन मिठा, ये जो कृति है, ये कृति किसकी है? पुष्पदंत की है, विद्यापति की है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है, या फिर अब्दुल रहमान की है? देशिल वैना शबजन मिठा, ये पंक्ति किसकी है? प्रश्न क्रमांक 19 में। और लगभग सभी को पता है कि सर देशिल वैना शबजन मिठा की अगर बात करोगे तो ये पंक्ति विद्यापति जी की है। विद्यापति, इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है विद्यापति जी को। ठीक है। मैथिल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है विद्यापति जी को। ठीक है। ये भी अपन को याद रख लेना है। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर आते हैं भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? अपभ्रंश,
अबहट्ट, पुरानी हिंदी या फिर प्राकृत? बताएं। प्रश्न क्रमांक 20 में भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? भोला शंकर व्यास, क्वेश्चन अच्छा है और बताना है आप सभी को। हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अबहट्ट कहा है। क्या कहा है? अबहट्ट। ठीक है, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। कीर्ति पताका ये किसकी रचना है? दोस्तों आपने पढ़ा है कीर्ति पताका, कीर्ति लता, ये रचनाएं पढ़ी हैं। ये कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अपन ने पढ़ा था पद लता पताका, पद लता और पताका। ठीक है, तो यहाँ पर कीर्ति पताका आपसे पूछा गया। कीर्ति पताका ये किसकी रचना, ये पूछा गया, तो आपका उत्तर हो गया यहाँ पर कि सर ये विद्यापति की रचना है। किसकी है? विद्यापति की। आसगु कवि की एक चंदन वाला रास रचना है। रोड़ा कवि की तो अपन ने पढ़ी ही, राउलवेल। ठीक है, तो इनको याद करेंगे। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? इन्होंने राड़ा भाषा कहा, प्राकृत कहा, अभट्ट कहा या फिर देश भाषा कहा? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सभी लोग बताएंगे और बताएं क्या हो जाएगा। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22 में। और राड़ा भाषा, राड़ा भाषा कहा। 1 नंबर आपका राड़ा भाषा बिल्कुल सही। अबहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है दोस्तों, अबहट्ट शब्द का कीर्ति पताका में, विद्यापति मैथिली में, वर्ण रत्नाकर या फिर नाट्य शास्त्र में? किसमें मिलता है? अबहट्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसमें मिलता है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सभी लोग लाइक जरूर करेंगे सभी साथी, और जिन भी साथियों का सब्सक्रिप्शन समाप्त हो रहा है और उनको लेना है तो जल्दी ले सकते हैं, है ना। और जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। और उत्तर चला जाएगा वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर यानी कि दोस्तों ये ज्योतिषवर ठाकुर की रचना है। सी नंबर आपने बिल्कुल सही लगाया है, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। भल्ला हुआ जो मारिया बहीड़ू मेहारा कंतु, ये किसकी पंक्ति है? भल्ला हुआ जो मारिया, ये पंक्ति किसकी है? हेमचंद्र की है, सोमप्रभ सूरी की है, मेरु तुंग या फिर विद्यापति की? प्रश्न क्रमांक 24 में भल्ला हुआ जो मारिया बहीड़ू मेहारा कंतु, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां आपको बताना है 24 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 24 में हो गया आपका हेमचंद्र। हेमचंद्र दोस्तों आपको पता है, इन्होंने एक हेमचंद्र शब्दानुशासन करके ग्रंथ लिखा था, आपको पता होगा। इन्हें क्या कहा जाता है, इनके बारे में बताइए। शब्दानुशासन लिखा था इन्होंने, हेमचंद्र शब्दानुशासन। तो 1 नंबर आपका भल्ला हुआ जो मारिया ये हेमचंद्र जी की है। इनके बारे में एक प्रसिद्धि है वो बताना है आपको। कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है? कुमारपाल चरित और कुमारपाल प्रतिबोध, एक रचना आई थी दोस्तों, कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? ऐसा पूछा गया था, कुमारपाल प्रतिबोध। तो मैं आपको बता दूं कि कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोमप्रभ सूरी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कुमारपाल प्रतिबोध यानी कि सोमप्रभ सूरी। और कुमारपाल चरित के रचनाकार आपको चयन करना है, सभी लोग बताएंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, और सभी साथी हिंदी साहित्य का जो भी रेगुलर अध्ययन करना चाहते हैं वो सभी साथी दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। और हिंदी साहित्य की जो भी पीडीएफ नोट्स चाहते हैं वो पीडीएफ नोट्स के लिए दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस, जहां पर आपके लिए पीडीएफ कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। और कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है? तो उत्तर चला जाएगा हेमचंद्र, यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल सही है, हेमचंद्र आपका राइट आंसर है, वेरी गुड आंसर। प्राकृत पेंगलम ये किसकी रचना है? प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की है, सभी लोग बताइए, बताएं। श्रीधर की है, हाल की है या फिर लाल चंद दास की है?
प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन है, इसका क्वेश्चन आपको बताना है। सभी बताएं। वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर करते रहे। 26वां प्रश्न है अपना, प्राकृत पेंगलम, ये तो कई बार पूछा गया। और दोस्तों यहाँ पर एक कंफ्यूज आपका होता है, आप बंसीधर लगा देते हो। अगर ऑप्शन में बंसीधर होता है तो आप बंसीधर लगा देते हो प्राकृत पेंगलम में। लेकिन आपको याद रख लेना है दोस्तों कि प्राकृत पेंगलम जो रचना है, ये रचना लक्ष्मीधर की है। किसकी है? लक्ष्मीधर की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राकृत पेंगलम की टीका किसने लिखी, टीका किसने लिखी, तो टीका लिखी थी बंसीधर ने। प्राकृत पेंगलम की टीका किसने लिखी थी? बंसीधर ने। प्राकृत पेंगलम रचना लिखी थी किसने? लक्ष्मीधर ने। इनको अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद पुरुष कहानी हो कहो जस पुत्थावे पुण्य, कहाँ से ली गई है? कीर्ति पताका से, कीर्ति लता से, पदावली, या फिर सैव सर्वस्व सार से, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। पुरुष कहानी हो कहो जस पुत्थावे पुण्य, ये पंक्ति कहाँ से ली गई? एक बार सभी साथी लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें साथी, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। बढ़िया तरीके से आपके लिए कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं दोस्तों। और जो भी साथी रेगुलर अध्ययन करना चाहते हैं वो तो जुड़ ही जाएं, चाहे एग्जाम हो या ना हो। आपके लिए दोस्तों रेगुलर अध्ययन करना है, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। और यहाँ पर ये पंक्ति कीर्ति लता से ली गई दोस्तों। पुरुष कहानी हो कहो जसु पुत्थावे पुण्य, ये कीर्ति लता रचना किसकी है? कीर्ति लता विद्यापति की। कीर्ति लता कीर्ति पता का इनकी भाषा भट्ट है, पदावली की भाषा मैथिली है। ठीक है, याद रख लेना है। विद्यापति ने अपनी कीर्ति लता के लिए कहानी कहा था, कहानी है ना, पुरुष कहानी। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? एक और नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, सरल भी है लेकिन बहुत आता है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैथिल कोकिल। बोले सर मैथिल कोकिल, मैथिल जैसा कोकिल वही बोलेगा जिसके अंदर विद्या होगी। क्या होगी? जिसके अंदर विद्या होगी। कोकिल जैसा तो वही बोलेगा, विद्या होगी तो विद्यापति। सी नंबर आपका सही है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? ये क्वेश्चन आपसे आता है। तो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो है। हेमचंद्र आपको पता है दोस्तों, ये प्राकृत के पाणिनि है हेमचंद्र जी। ठीक है, और सराहपा की बात करें तो ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। सराहपा हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। विद्यापति तो आप जानते हैं, मैथिल कोकिल कहा जाता विद्यापति को। ठीक है, गोरी सोबे सेज पर मुख पे डारे केसी, किसकी पंक्तियां हैं? विद्यापति की, हेमचंद्र की, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस। मैंने कई बार आपको पढ़ाया, याद भी करवाया है कि सेज, सेज जो है दोस्तों, आपने एक गाना नहीं सुना, सेज पर सोबे सजनिया? तो ये सेज अमीर लोगों के पास होता है, गरीब लोग तो फट्टी में सोते हैं, अमीरों के पास होता है। बोले सर सेज, तो ये गोरी सोबे सेज पर, तो सेज होता अमीरों के पास। तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी? अमीर खुसरो की हो जाएगी, जो कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो। इन्हें हिंदुस्तान की तूती, तूती हिंद कहा जाता है इन्हें, हिंदुस्तान की तूती। ठीक है, भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन से नवीन क्रम में, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए दोस्तों पहले। अब ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित करना पूछ भी लिया जाता है कभी कभी। तो आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर आपको चयन करना है। पाली प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश, अपभ्रंश पाली प्राकृत संस्कृत। तो यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि सर सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश। ठीक है, फिर अबहट्ट, फिर हिंदी, है ना, इस प्रकार से ये विकास होता है। तो आपका सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है। 84 वैष्णव की वार्ता, इस पुस्तक के लेखक आपको बताने। 84 वैष्णव की वार्ता ये क्या है? ये जीवन व्रत है दोस्तों। ये क्या है? ये जीवन व्रत है। जीवन व्रत कैसा? इसमें दोस्तों आपको पता है 84 वैष्णव की वार्ता में विट्ठल नाथ का नाम सुना होगा, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। विट्ठल नाथ के दोस्तों शिष्यों का वर्णन किसमें है? 84 वैष्णव की 84 वैष्णव की वार्ता में नहीं, सॉरी, विट्ठल नाथ की 252 वैष्णव की वार्ता में।
बल्लभाचार्य का नाम सुना होगा। बल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है 84 वैष्णव की वार्ता में। बल्लभाचार्य नाम सुना होगा, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। लेकिन एक कैसेट फंस गई थी अभी जूनियर टेट में। शुद्धाद्वैत आपसे पूछा था और वहां पर विष्णु स्वामी भी दिया था और बल्लभाचार्य भी दिया था। तो दोस्तों आपको विष्णु स्वामी लगाना था, क्योंकि शुद्धाद्वैतवाद के जो आदि प्रवर्तक हैं वो विष्णु स्वामी हैं, है ना। नॉर्मल अगर पूछा जाता है कि बल्लभाचार्य, तो बल्लभाचार्य भी दोस्तों माने जाते हैं, याद रख लेना। बल्लभाचार्य के गुरु का नाम विष्णु स्वामी था, विष्णु स्वामी। और बल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विट्ठलनाथ था, जिन्होंने 1565 में दोस्तों अष्टछाप की स्थापना कर दी थी। यहाँ पर 84 वैष्णव की वार्ता पूछा गया आपसे। इसके रचनाकार तो दोस्तों गोकुलनाथ हैं। कौन है? गोकुलनाथ। ये भी याद रख लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था दोस्तों, ईश्वर दास किस काव्य धारा के कवि हैं? ईश्वर दास। दोस्तों आप लोग कभी कभी क्या है कंफ्यूज होते हैं। ईश्वर दास मैंने आपको राम भक्ति धारा में कई बार पढ़ाया है। इनकी एक रचना भरत मिलाप भी है, इनकी एक रचना अंगद पेज भी है। अंगद पेज अपन ने पढ़ा होगा ईश्वर दास की। लेकिन यहां पर आप कंफ्यूज होते हो सत्यवती कथा में, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मान लिया, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। और कई लोगों ने ईश्वर दास को सूफी काव्य धारा में लगा के आ गए, लेकिन वास्तव में ये सूफी काव्य धारा के नहीं है। ईश्वर दास जो हैं ये राम काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, ईश्वर दास। ठीक है, यहाँ पर रामायण की भाषा क्या है? यहाँ पर रामायण की भाषा तो संस्कृत है दोस्तों, संस्कृत। लेकिन अगर यहाँ पर रामचरितमानस पूछा जाता, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस पूछा जाता, तो आपको अवधि लगाना था। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि। ठीक है, और रामायण की भाषा क्या है? तो रामायण की भाषा संस्कृत, जो कि वाल्मीकि की रामायण है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आ जाते हैं, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदी भी है, ये भी आपको बताना है। और कौरवी, खड़ी बोली या फिर हैदराबादी, यानी कि प्रश्न क्रमांक 33 में आपको बताना है। एक बार सभी साथी लाइक जरूर कर दो। और यहाँ पर दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? आपको चयन करना है। हिंदवी है, कौरवी है, खड़ी बोली है या फिर हैदराबादी है। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी। हिंदवी यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कीर्तिलता की भाषा पूछा गया, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया? सभी लोग बताएंगे। और सभी साथी दोस्तों हिंदी साहित्य का जो भी रेगुलर अध्ययन करना चाहते हैं, वो सभी साथी अपन आसान किस्तों में बहुत अच्छे से दोस्तों, आपसे ज्यादा नहीं लिया जाता, साल भर का मात्र 1200 रुपये आपसे लिया जाता है कि आप 1200 में हिंदी साहित्य का रेगुलर अध्ययन करो, विस्तृत अध्ययन करो, टेस्ट भी लगाओ, सारी चीजें करवाई जाती हैं। तो हमारे सभी साथी दोस्तों हिंदी साहित्य का रेगुलर अध्ययन कर सकते हैं अभी मात्र 1200 में, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेकर के। ठीक है, तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना, इसको आपको बताना है। तो आपको पता है अभट्ट, कीर्तिलता और कीर्ति पता का। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, ये आपको बताना है। संस्कृत से हुआ है, पाली से, प्राकृत से हुआ है या फिर अपभ्रंश से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास। और खड़ी बोली हिंदी का तो आपको पता ही चल गया कि सर ये हुआ है अपभ्रंश से, अपभ्रंश से हुआ है। और कौन सी अपभ्रंश से हुआ है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, सौर सैनी अपभ्रंश से, है ना। खड़ी बोली हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, आदिकाल की स्वीकृत समय सीमा क्या है दोस्तों? स्वीकृत समय सीमा आपको बताना है क्या है। प्रश्न क्रमांक 36 में सभी लोग बताएंगे। एक बार सभी साथी लाइक जरूर कर दें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, इसी प्रकार से बने रहें। और अब अपनी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, रेगुलर क्लासें चलने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, और सभी को पता है कि सर अगर आदिकाल की स्वीकृत समय सीमा माने रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, तो विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 का जो काल माना जाता है, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर सही है, वेरी गुड। किस साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है? वज्रयान शाखा से किस साहित्य का संबंध है? नाथ साहित्य का, सिद्ध साहित्य का, जैन साहित्य का
या फिर रीतिकालीन साहित्य का? किस साहित्य का संबंध, किस साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है? आपको चयन करना है, जल्दी से एक बार बताएं। और सीधा सीधा आंसर जाएगा कि सर यहाँ पर बात करें बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की, तो सिद्ध साहित्य का संबंध है, यानी बी नंबर आपका, बी नंबर बिल्कुल सही है, सिद्ध साहित्य राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी? आपको पता है दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना सरहपा को, और अधिकांश विद्वानों ने भी सरहपा को ही माना है ना। और इनकी सरहपा की एक रचना है दोस्तों, कौन सी? दोहा कोश। कौन सी है? दोहा कोश। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों सिद्धों से, सिद्धों से एक क्वेश्चन आता है कि सिद्धों में प्रथम स्थान किसका है? सिद्धों में प्रथम स्थान तो सरहपा का है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो सर्वोच्च स्थान दोस्तों माना जाता है लुइपा का, लुइपा का सर्वोच्च स्थान माना जाता है, प्रथम स्थान सरहपा का माना जाता है। सरहपा की रचना दोहा कोश है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है, ये भी आपको पता है। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों? नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक आपको चयन करना है, तो यहाँ पर आप बताएंगे, उत्तर बताएंगे दोस्तों नाथ संप्रदाय का। मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों कि नाथों की अगर बात करें तो नाथ दोस्तों जो मत्स्येंद्र नाथ थे, मत्स्येंद्र नाथ, इनकी एक रचना कौल ज्ञान निर्णय है। कौल ज्ञान निर्णय कौन सी रचना है? कौल ज्ञान निर्णय। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो मत्स्येंद्र नाथ। अब मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे कौन? गोरखनाथ। कौन थे दोस्तों? गोरखनाथ। अब गोरखनाथ जो थे, इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गोरखनाथ ने। ये याद कर लेना है। यहाँ पर मत्स्येंद्र नाथ गलत दिया है दोस्तों, गोरखनाथ ने की थी। ठीक है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या, नाथों की संख्या आपको बताना है। जल्दी से एक बार सभी साथी लाइक जरूर कर दें। रेगुलर अध्ययन करना है, प्रैक्टिस करना है आपको। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 12, 15, 9 या फिर 18? तो सभी को पता है लगभग कि सर 9 मानी गई नाथों की संख्या। हठ योग को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग किसने माना? हठ योग को। और हठ योग में दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, हठ योग में हा का अर्थ क्या है और ठा का अर्थ क्या है? ये भी पूछा गया है, तो ये भी आपको बताना है। और हठ योग को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग किसने माना? सिद्धों ने, नाथों ने, जैन ने, या फिर आपको बताना है कि सगुण मार्गी। तो हठ योग को अपनी साधना पद्धति मानी किसने? नाथों ने, जिनकी संख्या कितनी है? 9। लेकिन हठ योग में हा का अर्थ क्या है और ठा का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। तो यहां पर आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, अहिंसा का संबंध प्रमुख रूप से निम्न में से किस मत से रहा? अहिंसा का संबंध, अहिंसा का संबंध जियो और जीने दो। तो यहां पर आपको बताना है, बहुत बढ़िया, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र। वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्वेश्चन कई बार आया है। अहिंसा का संबंध है दोस्तों जैन साहित्य से। ठीक है, जैन साहित्य से। जैन कवियों ने निम्न में से कौन सा काव्य शैली प्रमुख रूप से दोस्तों अपनाया? कौन सी काव्य शैली को अपनाया प्रमुख रूप से जैन कवियों ने? जैन कवियों ने प्रश्न क्रमांक 43 में आपको बताना है। और जैन कवियों ने जो अपनाई दोस्तों वो रास, चंदन वाला रास, रास परंपरा को अपनाया, है ना। तो 1 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो कुछ क्वेश्चनों पर अपन ने चर्चा की दोस्तों। सभी साथी इसी प्रकार से बने रहें, वीडियो को लाइक करें और इस सेशन से जुड़े रहें। ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस की अगर बात करें तो आप हिंदी साहित्य सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, नीचे स्टोर का ऑप्शन आता है, स्टोर पर क्लिक करना। तो ये कोर्स आपको हिंदी साहित्य का, ये हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में आप एडमिशन लेते हो तो इसमें आपको रेगुलर अध्ययन करने को मिलता है। आपका एग्जाम हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं, आपको रेगुलर अध्ययन अगर करना है तो इस हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के नोट्स आप 250 में, है ना। हिंदी साहित्य की छायावाद नोट्स, ये भी अपन को याद कर लेना।
हिंदी साहित्य में 2000 एमसीक्यू नोट्स जिनको भी प्राप्त करना है, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र के टेस्ट जिनको लगाना है, डेली टेस्ट सीरीज में जिनको भाग लेना है, डेली टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट देना है, तो वो भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग प्रकार के कोर्स लॉन्च किए गए, जिनको भी जो एडमिशन लेना है, रेगुलर अध्ययन करना है तो रेगुलर अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों अपना अध्ययन निरंतर चालू रखें सभी साथी। अब आपकी क्लासें दोस्तों स्टार्ट हो चुकी हैं। वीडियो को लाइक करें और आगे एग्जाम जो भी आने वाले हैं, जो भी एग्जाम आए उनके लिए हम तैयार रहें पहले से। चाहे आपका एलटी ग्रेड आए, चाहे आपका दोस्तों कोई भी एग्जाम आए, उनके लिए हमें पहले से तैयार रहना जरूरी है और तैयारी को निरंतर बनाए रखना है। ठीक है, तो सभी साथियों के लिए शुभ रात्रि। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।